14 अप्रैल 1912 रात 11:40 फौलाद, दौलत और ख्वाबों का एक बेमिसाल नमूना टाइटैनिक शुमाली अटलांटिक के बर्फीले समंदर का सीना चीरते हुए बड़ी शान शौकत के साथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहा है। आसमान पर सितारे हीरे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। 2200 से जायद मुसाफिर अपनी सफरी और मुहैया करदा सहूलियात की फरवानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि एक बर्फीला हाथ उनके नसीबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने को तैयार है। टाइटैनिक जहाज के एक ऊंचे और महफूज मकाम क्रूज नेस्ट पर खड़े अमले के मुलाजिम फ्रेडरिक फ्लीट की नजरें इर्द गिर्द छाई हुई धुंध में गुम थीं। उसकी सांसें सर्द हवा में फैल रही थीं और दूरबीन ना होने की वजह से उसकी नजर महदूद थी कि अचानक उसने देखा एक बर्फ का पहाड़ किसी आसेब की मानिंद सामने नमूदार हो गया। खौफजदा होकर फ्रेडरिक फ्लीट ने इमरजेंसी वाली घंटी बजा दी और जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। बर्फ का पहाड़ सामने आ गया है। ये आवाज सुनकर 62 बरस का कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो अपने वसी तजर्बे और पुरसकून तबीयत की वजह से मशहूर था, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने चीख कर कहा, जहाज का रुख मोड़ दो। लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि फौरी तौर पर इसका रुख तब्दील करना मुमकिन ना हो सका। बर्फ का पहाड़ जहाज के दाएं जानिब के हिस्से से टकराया और एक धमाकेदार आवाज से पूरा जहाज हिलकर रह गया। धात के बने हुए इस शहर में मौजूद हजारों मुसाफिरों की चीखों पुकार ने माहौल को खौफनाक कर दिया। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की जिंदगी भर तूफानों, आंधियों और बर्फानी समंदरों में बाआसानी बहरी जहाज चलाने का तजर्बा अब उस देव हैकल आइसबर्ग के सामने बेकार होकर रह गया था। नाजरीन, वो कौन सा झूठा दावा था जो टाइटैनिक जहाज तैयार करने वालों ने किया? टाइटैनिक जहाज के तजर्बाकार कैप्टन स्मिथ से कौन सी गलती हुई? टाइटैनिक में लाइफ बोट्स कम क्यों रखी गई थीं? टाइटैनिक जहाज में दूरबीन रख कर भी इस्तेमाल क्यों ना की जा सकी? इन तमाम सवालों के जवाब आप जान सकेंगे आज की इस अनमोल कहानी में। नाज़रीन, RMS शिप यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक अपने वक्त में इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी। इस बड़े बहरी जहाज को थॉमस एंड्रयू ने डिजाइन किया और ये हार्लैंड एंड वुल्फ शिप यार्ड बेलफास्ट आयरलैंड में तैयार किया गया था। उस दौर में ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी और इसका कुल वजन 46,000 टन था। इस शिप को तैयार करने में $7.5 मिलियन का खर्च आया, जिसको अगर आज के जमाने की इन्फ्लेशन के एतबार से कैलकुलेट करें तो ये $152 मिलियन के बराबर है। नाजरीन, टाइटैनिक को जे ब्रूस इसमे नामी बिजनेसमैन की शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के तहत लॉन्च किया गया था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी लग्जरी बहरी जहाजों के हवाले से मशहूर थी। जे ब्रूस इसमे का एक जुमला उन दिनों बहुत मशहूर हुआ जब उसने इस बहरी जहाज के सफर से कबल कहा था कि खुदा भी टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता। दूसरी जानिब व्हाइट स्टार लाइन नामी इस शिपिंग कंपनी के नायब सदर फिलिप फ्रैंकलिन ने दावा किया कि हमें टाइटैनिक पर मुकम्मल एतमाद है, हमें यकीन है कि ये शिप कभी डूब नहीं सकती। यानी उसने ये दावा किया कि ये शिप अनसिंकेबल है। दूसरी जानिब ये बहरी जहाज किसी 5 स्टार होटल से कम ना था। इसमें मौजूद सहूलियात और डेकोरेशन का काम हैरान कुन था। इस बहरी जहाज में स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, बड़ी सीढ़ियां, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, 4 अलग अलग रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद थी। नाजरीन, जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो ये सिर्फ एक बहरी जहाज नहीं, बल्कि ये इंसानी कामयाबी, बुलंद अज़ाइम और तकनीकी महारत की एक अलामत बन चुका था।
اس بحری جہاز کے سفر میں 2200 سے زائد مسافر سوار تھے، جن میں جان جیکب آسٹر چہارم جیسے اس وقت کے امیر ترین شخص سے لے کر امریکہ میں نئی زندگی کی تلاش میں ہجرت کرنے والے غریب مسافر بھی شامل تھے جو جہاز کے اکانومی کلاس والے حصے میں سفر کر رہے تھے۔ ناظرین، ٹائٹینک بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن تھا، لیکن اس کی دکھاوے کی بنائی گئی شان و شوکت کے اندر کئی ایسی خامیاں تھیں جو اس کے المناک انجام کا سبب بن گئیں، جو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو دوپہر کے فوراً بعد انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ جہاز اسی شام چیربرگ فرانس میں رکا اور پھر 11 اپریل 1912 کو آئرلینڈ کے کوئنس ٹاؤن سے ہوتا ہوا یہ نیو یارک شہر کے لیے 1:30 بجے روانہ ہوا۔ ناظرین، اپنے سفر پر روانہ ہونے کے بعد جب ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کے روٹ پر آئی تو اس کے تجربہ کار کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، اور اسی غلطی نے آگے چل کر ٹائٹینک کی قسمت پر حادثے کی مہر لگا دی، اور وہ غلطی تھی تیز رفتاری۔ اٹلانٹک اوشن میں ٹائٹینک کا روٹ شمالی اٹلانٹک کا ایک عام تجارتی راستہ تھا جو یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان سفر کرنے والے جہاز استعمال کرتے تھے۔ یہ راستہ آئس برگز یعنی برفانی پہاڑوں یا تودوں کی موجودگی کے لیے بھی مشہور تھا۔ ٹائٹینک کے اس روٹ پر آئس برگ کے بارے میں آتے جاتے دوسرے بحری جہازوں سے وارننگز ملنا شروع ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود کیپٹن اسمتھ نے تقریباً 22 ناٹس یعنی کہ 41.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب اس کی رفتار برقرار رکھی، اور اس تیز رفتار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کو بنانے والی کمپنی چاہتی تھی کہ ٹائٹینک جلد از جلد نیو یارک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آئس برگ کو اچانک سامنے دیکھا تو تصادم سے بچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ناظرین، دوسری بہت بڑی غلطی ٹائٹینک میں لائف بوٹس کی کمی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں۔ ان لائف بوٹس میں تقریباً 1178 لوگوں کو سوار کیا جا سکتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائف بوٹس کم کیوں رکھی گئیں؟ تو اس کی وجہ ہے اس جہاز کے متعلق یہ تصور کہ یہ جہاز ٹائٹینک ڈوب ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جہازوں پر لائف بوٹس کی تعداد کے لیے کوئی سخت رولز نہیں تھے، اور تیسرا یہ کہ جہاز پر لائف بوٹس کے لیے کافی جگہ نہیں تھی کیونکہ اس سے زیادہ مسافروں کو اور سامان کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ زیادہ لائف بوٹس رکھنے سے کہیں جہاز کا وزن بڑھ نہ جائے اور اس کی رفتار کم نہ کرنی پڑ جائے۔ ایک اور بہت سنگین غلطی ٹائٹینک جہاز کے کروز نیسٹ والی جگہ پر موجود عملے کے پاس دوربین کا نہ ہونا بھی تھا، اور اس کی وجہ بنا ڈیوڈ بلیئر نامی ایک شخص جو کہ ایک برطانوی مرچنٹ سیلر مین تھا اور ٹائٹینک پر سیکنڈ آفیسر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا تھا، مگر ٹائٹینک کی روانگی سے پہلے اس کی ڈیوٹی بدل گئی، اور اس کی وجہ سے وہ جہاز سے نکلتے وقت سٹوریج لاکر کی چابی اپنے ساتھ غلطی سے لے گیا۔ اس لاکر میں وہ دوربین موجود تھی جو کروز نیسٹ پر موجود فریڈرک فلیٹ کو جہاز کی اونچی جگہ سے سامنے آتی کسی بھی رکاوٹ کو دور سے دیکھنے کے لیے انتہائی ضروری طور پر درکار تھی۔ ناظرین، یہی وجہ کہ دوربین کی عدم موجودگی کو بڑے پیمانے پر ٹائٹینک کی تباہی کا ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت فریڈرک فلیٹ کے پاس دوربین موجود ہوتی تو ممکن ہے کہ آئس برگ کو دور سے ہی دیکھ لیا جاتا، جس وجہ سے جہاز کو حادثے سے بچانا آسان ہو جاتا۔ ناظرین، ٹائٹینک سے ٹکرانے والا وہ آئس برگ بھی کوئی عام برفانی تودا نہیں تھا، بلکہ اس کی لمبائی 200 میٹر اور اس کی چوڑائی 400 میٹر کے قریب تھی، جو کہ کسی بھی فٹ بال گراؤنڈ کے سائز کے برابر ہے، اور اس آئس برگ کی اونچائی ٹائٹینک جہاز کے کروز نیسٹ کے برابر تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس آئس برگ کا وزن 1.5 ملین ٹن تھا۔ ناظرین، اس آئس برگ کا ٹکراؤ ٹائٹینک جہاز کے دائیں جانب ہوا۔ اس حصے کو بو کہتے ہیں، جو کہ بحری جہاز کے سامنے کا خمدار حصہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک معمولی تصادم نہ تھا۔ ٹائٹینک جہاز جو کہ انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا،
10 सेकंड्स तक उस खौफनाक आइसबर्ग से टकराता हुआ गुजरा, जिसकी वजह से बहरी जहाज की खिड़कियों और मेन बॉडी में बहुत से छोटे बड़े शगाफ पैदा हो गए। टाइटैनिक के कैप्टन और जहाज के मेन आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रियो फौरी तौर पर इस टकराव का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब इस जहाज को बचाना खासा मुश्किल हो चुका है। थॉमस एंड्रियोस ने पेशगोई की कि जहाज के डूबने में 1 से 2 घंटे बाकी हैं और उनके इस शिप के मुतालिक अनसिंकेबल होने का दावा वहीं पे जायल हो गया। नाजरीन, इस जहाज को अनसिंकेबल कहने की वजह थी इस जहाज के डबल बॉटम हल, यानी इस जहाज की बेस पर 2 हिफाजती तहें जो समंदरी चट्टानों के टकराने से बचाने के लिए बनाई गई थीं, और दूसरा ये कि पूरे जहाज के अंदर 16 कंपार्टमेंट्स थे जिन्हों की वजह से जहाज के किसी भी हिस्से में अगर पानी भर भी जाता तो ये तैरने की सलाहियत रखता था। लेकिन आइसबर्ग टाइटैनिक जहाज के उस हिस्से से टकराया जो कि डबल बॉटम हल से ऊपर था और वो हिस्सा सिंगल तह रखता था, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर टूट का शिकार हो गया। दूसरा ये कि आइसबर्ग इतनी जोर से टकराया कि 16 में से 5 कंपार्टमेंट्स में शगाफ पड़ गया और वो पानी से भर गए। टाइटैनिक को इस एतबार से डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी दाखिल भी हो जाए तब भी टाइटैनिक तैर सकता था, लेकिन 5वें कंपार्टमेंट्स में शगाफ पड़ जाना इसकी तबाही का आगाज साबित हुआ। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देता है कि रेडियो पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू कर दो ताकि कोई भी करीबी बहरी जहाज वो सिग्नल्स रिसीव करके हमारी मदद को पहुंच जाए। इस बात पर सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स मुसलसल रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। वो मुसलसल 20 मिनट तक रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है। इस पर 12:20 पर कारपैथिया एक बहरी जहाज उन सिग्नल्स को मौसूल कर लेता है और अपना रुख टाइटैनिक की तरफ मोड़ लेता है। मगर उस वक्त ये सबसे बड़ा मसला था कि कारपैथिया को टाइटैनिक के पास आने के लिए 3.5 घंटे दरकार थे, क्योंकि ये टाइटैनिक से 107 किलोमीटर फासले पर मौजूद था। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ ने जहाज पर मौजूद मुसाफिरों को लाइफ बोट्स के जरिए निकालने का भी हुक्म दे दिया। जहाज के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक लाइफ बोट्स पर सवारी के लिए सबसे पहले खवातीन और बच्चों को तरजीह दी गई, लेकिन दूसरी जानिब मुसाफिरों की बड़ी तादाद खौफजदा ना थी, क्योंकि मुसाफिरों की बड़ी तादाद का अब भी यही ख्याल था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल बहरी जहाज है। और इसकी वजह बनी वो टाइटैनिक की कंपनी जिसने इश्तिहारी मुहिम में ये दावा किया था कि ये बहरी जहाज डूब नहीं सकता। बहरहाल उस वक्त जो पहली लाइफ बोट समंदर में उतारी गई उसमें 65 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन सिर्फ 28 मुसाफिर ही उस पर सवार हुए। दूसरी जानिब हर लम्हा गुजरने के साथ टाइटैनिक शिप का अगला हिस्सा झुकने लगा और एक एक करके कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। अब मुसाफिरों को समझ आना शुरू हो गई कि ये जहाज डूब भी सकता है। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और मुसाफिरों ने चीखो पुकार करते हुए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। रात 1 बजे तक टाइटैनिक के सामने वाला हिस्सा पानी से भर चुका था और जहाज का वो हिस्सा जिसे बो कहा जाता है पानी के अंदर डूब चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर निकल आया। इस अफरा तफरी और कयामत खेज लम्हे में मुसाफिर लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग पड़े, लेकिन मसला ये था कि लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। सिर्फ 20 अदद लाइफ बोट्स जिनमें तकरीबन 1200 मुसाफिर बैठ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक जहाज में मौजूद थे तकरीबन 2200 मुसाफिर। जब रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को टाइटैनिक से नीचे उतारा गया तो टाइटैनिक पे अभी भी 1500 मुसाफिर अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहे थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 2:20 पर बहरी जहाज टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इसका अगला और पिछला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे। अनसिंकेबल करार देने वाला ये बहरी जहाज 3 घंटों के अंदर अंदर समंदर गर्क हो गया। इस डूबते बहरी जहाज में बाकी रह जाने वाले 1500 मुसाफिर हाइपोथर्मिया की वजह से हलाक हो गए, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज का कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ आखिरी लम्हे तक जहाज में खड़ा रहा और उसने उस जहाज के साथ ही डूबना पसंद किया।
बाल-आखिर सुबह 4 बजे 107 किलोमीटर का फासला तय करके बहरी जहाज RMS कारपैथिया टाइटैनिक को बचाने के लिए पहुंच तो गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पे मौजूद था एक डूबता हुआ जहाज और समंदर की सतह पर तैरती लाशें। फिर भी कारपैथिया जहाज की वजह से समंदर में मदद के लिए पुकारते लाइफ बोट्स में सवार 700 से ज्यादा मुसाफिरों को बचा लिया गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक हैरत अंगेज बात ये भी तहकीकात के बाद मालूम हुई कि उस रात टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक बहरी जहाज पहले से मौजूद था जो मदद के लिए अगर पहुंच जाता तो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाया जा सकता था। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटा पहले SS कैलिफोर्निया की जानिब से आखिरी आइसबर्ग वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें खबरदार किया गया था कि इस बहरी रूट में समुद्री तोदे मौजूद हैं। उसके बाद रात 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया और कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए इसलिए रुक गया क्योंकि आइसबर्ग की वजह से वो किसी खतरे को मोल लेना नहीं चाह रहा था। चूंकि SS कैलिफोर्निया रात के वक्त रुका हुआ था और उसका रेडियो भी बंद था, इसलिए टाइटैनिक से आने वाले इमरजेंसी सिग्नल्स उसे ना मिल सके। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई कि रात 12 बजे के बाद कैलिफोर्निया जहाज के अमले ने टाइटैनिक से दागे गए रोशनी के उन रॉकेटों को देखा था जो टाइटैनिक के जहाज में से दागे गए थे कि उनकी मदद की जाए। SS कैलिफोर्निया के अमले ने अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को भी इस बात से आगाह किया, लेकिन कैप्टन ने ये कहकर बात टाल दी कि ये इमरजेंसी के कोई रॉकेट सिग्नल्स नहीं बल्कि टाइटैनिक पे अमीर लोग जश्न मना रहे हैं। नाजरीन, सोचें अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड ने उन रॉकेट सिग्नल्स को संजीदगी से लिया होता तो टाइटैनिक पर सवार 1500 से ज्यादा मुसाफिरों को बचाया जा सकता था। जब बाद में इस मामले की तहकीकात की गई, इंक्वायरीज की गई, तो कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को गफलत के इल्जाम का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे इस हादसे का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता था क्योंकि असल गलतियां टाइटैनिक की इंतजामिया और उसके अमले की जानिब से भी हुई थी। नाज़रीन, टाइटैनिक डूबने के बाद समंदर से इसका मलबा 70 बरस के बाद तलाश किया गया। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ट ने एक फ्रेंच माहिर के साथ समंदर के नीचे टाइटैनिक के मलबे को तलाश किया। नाज़रीन, टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर समंदर के नीचे गहराई से तलाश किया गया। इस बहरी जहाज के 2 अलग अलग टुकड़े 600 मीटर के फासले पर पाए गए। नाज़रीन, शुमाली बहरे ओकियानूस के बर्फीले पानियों में टाइटैनिक का अलमनाक अंजाम इंसान की कमजोरी और कुदरत की अनथक ताकत की एक हकीकी याद दहानी है। दुनिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल जहाज अपने साथ 1500 से ज्यादा जाने लेकर डूबा और अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। इस जहाज की तबाही ने न सिर्फ मैरीटाइम के हिफाजती ज़वाबित को असर नो तश्कील दिया बल्कि तारीख के सफ़हात पर कई अनमिट निशानात नक्श कर दिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करने के साथ साथ इसे लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली अनमोल कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।